पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संयुक्त कार्यक्रम है। 2019 के चुनाव की तैयारी की शुरुआत हम लोगों ने 9 दिसंबर रमाबाई मैदान से शुरू किया। लखनऊ में 7 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर शक्ति का परिचय दिया और उसके बाद 18 कमिश्नरियों का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। चुनाव का माहौल है और हमारे लोगों को लगता है चुनाव के माहौल में हमारे लोगों को लगता है अजान हो रही है। चुनाव का माहौल है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता आप लोगों के बीच में आएंगे और हमारे लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि कोई भी सरकार बना ले, हमें कौन सा फायदा मिलने वाला है, हमें तो अपना कमाना है, अपन को खाना है, तो इन मीटिंगों से हमारा क्या लेना देना। उन्हें लगता है कि सरकार किसकी भी बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सोचने वाले लोग 5 साल तक फिर सरकारों को कोसते रहते हैं। ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। 70 साल में कई बार चुनाव आए, कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी विधानसभाओं के चुनाव आए, कभी महानगर पालिका के चुनाव आए, कभी नगर पालिका के चुनाव आए, कभी जिला पंचायतों के चुनाव आए। हर चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया, हर चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया कि हमारी समस्याएं कम हो जाएगी और हर चुनाव के बाद हमारी समस्या बढ़ गई है। इसके 2 कारण हैं, या हम गलत लोगों को वोट करते हैं या गलत लोग हमारे वोट ले लेते हैं। अगर हम गलत लोगों को वोट करते हैं, अगर हम गलत लोगों को वोट करते हैं तो हमारा सत्यानाश के लिए हम खुद जिम्मेवार है और गलत लोग हमारे वोट ले लेते हैं और हम उनके झांसे में फंस जाते हैं और समर्थन कर देते हैं। फिर भी हम लोग जिम्मेवार है हमारी समस्याओं के लिए। देश में जो समस्याएं अंग्रेजों के समय नहीं थी वो समस्या पैदा हो गई है। आतंकवाद अंग्रेजों के समय नहीं था, नक्सलवाद अंग्रेजों के समय नहीं था, भुखमरी अंग्रेजों के समय नहीं थी, सामूहिक बलात्कार अंग्रेजों के समय नहीं था। जो समस्याएं नहीं थी वो समस्या पैदा कर दी गई है। आपको लगता है कि हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं। समय ज्यादा नहीं दूंगा, आधे घंटे में ही आपको बताना चाहूंगा। आज से 40 साल पहले जो मजदूर, जो गरीब आदमी
गांव देहात में अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने लायक था, बनाता था। आज डॉक्टर बनाना हो 1 करोड़ रुपया चाहिए। है क्या आपके पास? इंजीनियर बनाना हो 50 लाख रुपया चाहिए आज की तारीख में। क्या आप अपने बच्चों को आज की तारीख में डॉक्टर इंजीनियर बनाने लायक हो? अरे डॉक्टर भी डॉक्टर बनाने लायक नहीं आज की तारीख में। और ये बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। उन लोगों ने सोच लिया कि अभी समाज में एजुकेशन नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं होनी चाहिए, तो कानून बनाया कि सरकारी स्कूलों में परीक्षा नहीं लेने का, पास कर दो। खिचड़ी खिलाओ, खीर खिलाओ, दलिया पिलाओ, बच्चे को पढ़ा मत, केवल पास करो। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे मालूम है उस समय अगर बच्चा कोई फेल हो जाता था 40 साल पहले, तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था कि पूरा दिन घर में हो, बच्चा नापास कैसे हो गया, क्यों बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, चलो ट्यूशन लगाओ, बच्चा पढ़ने में कमजोर है। और मास्टर के पास जाते थे झगड़ा करने के लिए कि मास्टर जी 2 साल से मेरा बच्चा आ रहा है, अभी तक इसको कुछ आ नहीं रहा है। ये मैंने देखा है। आज अगर परीक्षा में बच्चा पास होता है तो मां भी खुश, बाप भी खुश, बेटा भी खुश। और हमारे दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है, कौन सा? कि मेरा बच्चा इतना होशियार है, कभी फेल नहीं होता है, कभी नापास नहीं होता है। अबे परीक्षा होगी तब पता चलेगा ना कितना होशियार है। और आगे चलकर बच्चा फेल हो जाता है बोर्ड के एग्जाम में, और हमारे गांव देहात के लोग सोच रहे, बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखा होगा, चल काम पे लग जा। सरकारें आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रही है, और हमारे लोग कह रहे हैं बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा होगा, चल काम पे लग जा। तो जिनको आपने जिनकी सरकारें बनाई, उन लोगों ने आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया है। जिन लोगों को आपने वोट दिया, जिनकी सरकारें बनाई, वो लोग आपके बच्चों का हाल ये कर दिया है, भविष्य खत्म कर दिया, अधिकार कर दिया। और हम हमारे बच्चों के भविष्य बचाने के लिए कहते टाइम नहीं है। तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए टाइम लगा रहे ना लोग, चिंता मत करो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य तबाह करने के लिए लोग टाइम लगा रहे हैं, और आपको बचाने के लिए टाइम नहीं है। एजुकेशन उन लोगों ने खत्म कर दिया। अरे अंग्रेज 27% एजुकेशन पर बजट रखते थे, वर्तमान सरकारें 3%। अंग्रेजों से 9 गुना बदमाश है। और एजुकेशन मिलने के बाद आप अधिकारी बनते थे, आरक्षण का अधिकार था तो, रिजर्वेशन था तो अधिकारी बनते थे, ऑफिसों में आपके बच्चों को नौकरियां मिलती थी। और आपकी स्थिति क्या थी मैं बताना चाहता हूं। मैं गुजरात का रहने वाला हूं, एक किस्सा बताता हूं। लोधी साहब बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है। गुजरात में एक राजकोट नाम का जिला है, और वहां एक गवर्नमेंट तहसील है। वहां एक पटवारी था, शेड्यूल कास्ट का आदमी, चमार बिरादरी का आदमी। और पटवारी के पास गोंडल राजा का बेटा विदेश से पढ़कर आया, राजपूत राजा का बेटा विदेश से पढ़कर आया, अपनी जमीन जायदाद के लिए पटवारी के पास गया। और पटवारी ने कह दिया कि आज टाइम नहीं है, कल आना, आज कलेक्टर की मीटिंग है। वो अपनी करोड़ों रुपये की गाड़ी लेकर वापस चला गया। और दूसरे दिन जब आया राजा का बेटा, और पटवारी को कहा, क्या कहा कि आपके लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पाए। तो उस पटवारी ने कहा कि आप तो जनरल कैटेगरी के लिए आप कैसे समझते हो। तो राजा के बेटे ने कहा, मैं रात भर सोया नहीं हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो बोला क्यों? कि कल तक आपके पुरखे
पटवारी को कहा राजा के बेटे ने, कब तक आपके बुजुर्ग, आपके पुरखे, आपके बाप दादा हमारे महलों के बाहर खड़े रहते थे और हमारे बाप दादा कहते थे जाओ जाओ टाइम नहीं है कल आना, और जब कल आपने कह दिया कि टाइम नहीं है मेरे पास कल आना, एक राजा के बेटे को ये औकात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी आपकी, ये औकात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी आपकी। एजुकेशन की वजह से समाप्त हो गया, प्राइमरी एजुकेशन समाप्त और लोग आरक्षण समाप्त। क्यों? सरकारी डिपार्टमेंट सारे के सारे प्राइवेट हो गए। कभी बीएसएनएल हुआ करता था, पीएनपी था, फिर बीएसएनएल बना। सारे सरकारी डिपार्टमेंट कंपनियों को दे दिया, कंपनियों में रिजर्वेशन है नहीं, क्या कर लोगे? कंपनियों में रिजर्वेशन है नहीं, कितना भी पढ़ा लिखा बच्चा हो, कंपनी के मालिक की मर्जी है आपके बच्चे को लेना या न लेना। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी कंपनी में हमको क्यों नहीं लेते हो, पूरा हमारी मर्जी। आपका आरक्षण समाप्त हो गया है, आपका आरक्षण समाप्त हो गया है। पढ़े लिखे 7 करोड़ बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, एमए बीए करके घूम रहे हैं, इंजीनियर बनकर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो गांव देहात का आदमी सोचता है कि बच्चे को पढ़ाने से क्या फायदा, उसका बच्चा देखो पढ़ लिख कर ऐसे ही घूम रहा है, बेटा तेरे को पढ़ाने से क्या फायदा, चल तू काम पर लग जा। पहले कहते थे आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आजकल कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, बस इतना ही फर्क पड़ा है। पहले कहते थे आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, अब सरकारी कहते हैं हमारे पास पढ़ाई लिखाई के लिए बजट नहीं है। आपका आरक्षण समाप्त हो गया। आपके पास जो जमीन थी वो भी छीनने का काम चल रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को 1 रुपया मीटर में जमीन मिल रही है, आपको मिलने वाली है क्या? लाखों मीटर जमीन मिल रही है टाटा, बिरला, अंबानी को, अरबों खरबों की जमीन मिल रही है। और उन्हीं पैसे से, उद्योगपतियों के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। 12,60,000 करोड़ हमारे पास नहीं है कर्ज माफ करने के लिए, और पूंजीपतियों का 17,15,000 करोड़ 3 साल में माफ कर दिया। सरकारें उनकी बनती है, आपकी नहीं है, आपके तो वोट दिए जाते हैं केवल। ये सारे बड़े बड़े वादे चल रहे हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं और हम वादों में फंस जाते हैं। हम वादों में फंस जाते हैं। SC/ST को 1950 में आरक्षण मिला और पिछड़े वर्ग को 1992 में मिला। 42 साल लगा उनको आरक्षण प्राप्त करने के लिए, और सवर्ण लोगों को आरक्षण मिलने के लिए 36 घंटे भी नहीं लगा। 42 साल हमारे लोगों ने इंतजार किया, उनको 42 घंटे भी इंतजार नहीं करना पड़ा। और जाति जनगणना नहीं हुई, क्रिमिनल नहीं हटा, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने के लिए आपके आदमी को प्रधानमंत्री बनाते। अब क्या चाहिए बोलो? नरेंद्र मोदी ने कहा मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं देश बेचने नहीं दूंगा। जिस आदमी ने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, उसी ने लाल किले को 5 करोड़ में गिरवी रख दिया। दिल्ली के लाल किले को 18 करोड़ रुपया रेवेन्यू था उसका, 5 करोड़ में दे दिया, 13 करोड़ डालमिया को फायदा करवा दिया। और 2 करोड़ के नाम पर, नौकरियों के नाम पर वोट लिया, 15 लाख रुपए देने के नाम पर वोट लिया, और बाद में नोटबंदी के वक्त आपके घरों में जो था वो भी छीन लिया। मेरा 56 इंच का सीना कहने वाला आदमी आज कह रहा है मेरी जान को खतरा है नक्सलाइट लोगों से। अरे 56 इंच का सीना है आपका, 56 इंच का सीना है। उस 56 इंच के सीने वाले ने रोहित वेमुला की हत्या हुई, कुछ भी नहीं बोला। अखलाक की हत्या हुई, कुछ भी नहीं बोला। गुजरात में शनिवार दलितों की पिटाई हुई तो 56 इंच के सीने वाला लाचार और बेबस दिख रहा है। दलितों को मत मारो,
मुझे मारना हो तो मारो। कहां छप्पन का सीना? मैं देश का चौकीदार हूं। बाद में चौकीदार को नींद आ गई। विजय माल्या लेकर चला गया 9,000 करोड़, 11,000 करोड़ नीरव मोदी लेके चला गया, मेहुल चोकसी लेके चला गया। आपके गांव में अगर चौकीदार रहते हुए 2-4 बार चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? चौकीदार बदल दोगे ना। 2019 में चौकीदार बदलना जरूरी है। इस चौकीदार को बदलना जरूरी है। 56 इंच के सीने वाले ने सरेआम संविधान को चलाया गया, एक शब्द तक नहीं बोला। जो कहता था बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना हूं, संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना हो, संविधान की शपथ लेने वाले आदमी ने एक संविधान जलाया गया, एक शब्द तक नहीं बोला। और अभी भी बड़े बड़े वादे आएंगे, चुनाव में बड़े बड़े वादे आएंगे। ये लहर नहीं थी, ये ईवीएम का कमाल था, इसलिए उनके किसी को वोटों की परवाह नहीं है। उन्हें मालूम है आजकल ईवीएम का बवाल चल रहा है ना पूरे देश में। अरे इस ईवीएम की अर्थी 20 जनवरी 2015 को पूरे भारत में किसी ने उठाया हो, उस पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। तब केजरीवाल को भी मालूम नहीं था, तब बहन जी को भी मालूम नहीं था, तब अखिलेश को भी मालूम नहीं था, तब लालू जी को भी मालूम नहीं था, तब पवार को भी मालूम नहीं था। आज सारे लोग खिला रहे कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही। हमने तो 2015 में जाओ इंटरनेट पर सर्च करो ईवीएम की अर्थी उठाओ कार्यक्रम, सारा आ जाएगा। 500 जिले में चलाया था। आपका एजुकेशन खत्म हो रहा है, आपकी संपत्ति छीनी जा रही है, और वोट का अधिकार था वो ईवीएम के माध्यम से समाप्त हो रहा है। यह मनुस्मृति लागू हो चुकी है। पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज एजुकेशन खत्म हो रहा है। संपत्ति का अधिकार नहीं था, आज नौकरियां और जमीनें खत्म हो रही है। और सत्र का अधिकार नहीं था, तो वोट आज सत्र का काम करता है। ईवीएम में कैसे चोरी होती है? आसान तरीका है। ये मोबाइल मेरे पास है, आपके पास भी होगा। आपने किसी का नंबर कॉल डायवर्ट पर रखा हुआ है, वो अगला आदमी कितनी बार भी फोन करेगा, नंबर कहां जाएगा? जहां डायवर्ट किया है। नंबर आपका मिला है, इसमें नंबर मिला हुआ आपका दिखेगा, और वो कहां चला जाएगा? उसके पास उसका नंबर नहीं है, तब भी घंटी उधर बजेगी। वो 10 बार कॉल करेगा, 10 बार दूसरे के पास जाएगा। 20 बार करेगा, 20 बार जाएगा। 100 बार करेगा, 100 बार जाएगा। 1000 बार कॉल करेगा, 1000 बार जाएगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है। आपका कॉल डायवर्ट हो सकता है, तो आपका वोट डायवर्ट नहीं हो सकता क्या? आपका कॉल अगर डायवर्ट हो सकता है, तो आपका वोट भी डायवर्ट हो सकता है। और जिन लोगों ने नोटबंदी के वक्त 2,17,000 एटीएम मशीनें 1 घंटे में फिक्स कर दिया था। नोटबंदी के वक्त 2,17,000 एटीएम मशीनें फिक्स हो गई थी कि 2400 से ज्यादा नहीं निकलेगा। आप एटीएम कार्ड चाहे दिल्ली लेके जाओ, चाहे मुंबई लेके जाओ, चाहे लखनऊ लेके जाओ।